रिधिमा अब मिथिला के साथ चलती है। सबसे पहले वो उसे भूषण और स्वर्णा के पास लेकर जाती है और रिधिमा को देखकर वो दोनों भी काफी हैरान रह जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरी मेरी आंचल की तरह ही दिखने वाली हमशक्ल। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए मिथिला जी। एक बार यही कह दीजिए कि ये मेरी आंचल ही है। प्लीज मिथिला जी, कहिए ना। माफ कीजिए स्वर्णा जी, लेकिन ये हमारी आंचल नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल रिधिमा है। फिर मिथिला उन दोनों को पूरी बात बताती है कि कैसे वो वृंदावन में रिधिमा को मिली और किस मकसद से वो उसे यहाँ पर लाई है। मुझे माफ कर दीजिए, ये जो कुछ भी मैं करने जा रही हूँ इससे सबसे ज्यादा दुख आप दोनों को ही होगा। मैं आप दोनों को जज नहीं कर रही, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में ये ख्याल भी आ जाए कि कहीं मैं केवल अपना स्वार्थ ही तो नहीं देख रही ना। लेकिन मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ये सब अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए कर रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपने सबसे पहले ये बात आकर हमें बताई और ये यही दर्शाता है कि आपके मन में हमारे लिए कितनी इज्जत है। हाँ, और हमें कोई एतराज नहीं है। हम आपका इस नाटक में साथ जरूर देंगे। अगर हमारी बेटी आज जिंदा होती तो वो भी यही चाहती कि पार्थ खुश रहे। आंचल के सिवा पार्थ सच में जीते जी मर ही जाएगा और उसे डिप्रेशन में तो जाते हुए हम भी नहीं देख सकते। इसीलिए हम रिधिमा और पार्थ के एक होने के खिलाफ नहीं हैं और ना ही कभी हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस बात को इतने अच्छे से समझ कर लिया। अब मिथिला रिधिमा को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर ट्विंकल रिधिमा को ट्रेनिंग देती है। देखो रिधिमा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये नाटक करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर करोगी और बिना लोड लिए नाटक करोगी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आराम से रहना। फिर भी ट्विंकल, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ, तो इसीलिए जब तक पार्थ बेंगलोर से वापस नहीं आ जाता तब तक तुझे ट्विंकल सब कुछ सिखा देगी। फिर ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि भैया और आंचल दोनों एक पार्टी में मिले थे जो शिमला में हुई थी और वहां पर इस तरह लगभग 2 से 3 दिनों तक ट्रेनिंग चलती है। और उसी बीच भैया कल रात को बिजनेस के काम से फ्री हो चुके हैं और अब वो तुम्हारे साथ मैसेज पर नहीं बल्कि कॉल पर बात करेंगे। तो उनका कॉल किसी भी वक्त आ सकता है, इसीलिए तुम्हें उनसे बात करनी होगी। इतने दिनों तक वो बस चैट पर ही बात करते थे और उन्हें मैं ही रिप्लाई देती थी। अब तक तो मैंने सब संभाल लिया, लेकिन अब आगे का सब कुछ तुम्हें ही देखना है। ठीक है ट्विंकल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तभी थोड़ी देर बाद बात का कॉल आता है। हेलो आंचल, कैसी हो मेरी जान? सॉरी यार, दिन भर बस मीटिंग में ही बिजी रहा और इसीलिए तुमसे बात ही नहीं हो पाई। कोई बात नहीं बेबी, इट्स ओके। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बस अब जल्दी से आ जाओ। मैं तुम्हारी बीवी बनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आई जस्ट कांट वेट। आई टू कांट वेट जान। बस अब कुछ ही दिनों का इंतजार है, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। हाँ पार्थ, क्या बात है रिधिमा, तुमने तो पहली बार में ही अपना बेस दे दिया। लकीली तुम्हारे चेहरे के साथ साथ आंचल की आवाज भी काफी मिलती है, इसलिए किसी को शक हो ही नहीं पाएगा कि वाकई में तुम उसकी हमशक्ल हो। वो तो है ट्विंकल, लेकिन ये तो फोन पर था, इसलिए इतनी आसानी से मैंने ये सब बोल दिया। लेकिन जब वो यहाँ पर आएंगे तो पता नहीं हकीकत में मैं उनका सामना कैसे करूंगी। चिल बाबा चिल, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा। बस स्ट्रेस मत लो। देखो, अभी तुमने लास्ट मिनट पर कैसा अपना बेस दे दिया, कोई स्ट्रेस भी नहीं लिया। और तुम जितना स्ट्रेस लोगे उतनी ही खराब परफॉर्म करोगे। इसीलिए बस चिल रहो और सोचो ही मत कि तुम एक्टिंग कर रही हो। और मैं जानती हूँ रिधिमा कि तुम अपना बेस्ट ही दोगे, जैसे अभी अभी दिया है। फिर जब पार्थ बेंगलोर से वापस लौटता है तभी, ये लो बेबी, तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट लिलीज।
लव यू। वाओ, लव यू टू पार्थ। और इन प्यारे से फूलों के लिए थैंक यू सो मच। क्या बात है, मैं बेंगलोर का चला गया। तुम्हारा तो फिगर पूरी तरह बदल चुका है। तुमने वेट गेन कर लिया है क्या? वो मैं वो अरे नहीं, अगर ये फंबल करेगी तो भैया को शक हो जाएगा। क्या हुआ अचल? अरे कुछ नहीं बाबा, मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने एक्साइटमेंट के चलते कुछ ज्यादा ही ठूस लिया और पिछले एक हफ्ते से मैं जिम भी नहीं जा रही, इसलिए मेरा ये हाल हो रखा है। पर आप फिक्र मत करो भैया, मैं हूं ना। मैं आंचल को अपने साथ जिम लेकर जाऊंगी और एक हफ्ते में ही एकदम स्लिम कर दूंगी। शादी में एकदम हॉटनेस का पिटारा लगेगी ये। देखना आप। क्या तुम भी ट्विंकल? अच्छा बाबा ठीक है। वैसे जब जब मैंने तुम्हें वीडियो कॉल किया तब तक तुमने फोन उठाया क्यों नहीं? तुमसे तो मेरी सीधे 3 से 4 दिनों के बाद ही बात हो रही है, लेकिन उससे पहले केवल चैट पर ही बात हुआ करती थी। आखिर क्या बात थी? वो वो रात में मैं जल्दी सो जाती थी ना, इसीलिए। क्या? लेकिन जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो एकदम उल्लू हो। तुम्हें रात में जागने की कितनी आदत है? अरे हाँ बाबा, पर पिछले कुछ दिनों से मैं ट्विंकल के साथ घूमने जा रही थी ना, तो दिन भर थकने के कारण रात में मुझे नींद जल्दी आ जाया करती थी, इसलिए मैं सो जाती थी। फिर अगले दिन सोचती थी कि तुम काम में कितने बिजी होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल बैक किया ही नहीं। अच्छा, तो ये बात है। अरे भाई, बस बातें ही करते रहोगे क्या तुम सब, या फिर शादी की तैयारियां भी शुरू करोगे? अब तो दूल्हा भी आ चुका है और मैं तुझे स्ट्रिक्टली बता दे रहा हूँ पार्थ, अब से लेकर शादी तक नो बिजनेस मीटिंग्स। सबको बोल दे कि तू सीधे शादी के बाद ही अवेलेबल होगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि शादी के दिन भी तुझे चौपर में बैठकर कहीं बिजनेस मीटिंग करनी पड़ जाए। हाँ पापा, एंड डोंट वरी, अब से लेकर शादी का हर एक पल बस आंचल के नाम है। वेरी गुड। फिर कुछ ही दिनों के बाद रिधिमा और पार्थ की शादी हो जाती है और शादी की रात आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। बेबी, आज फाइनली हमारी सुहागरात है और इस रात का मैंने बेसब्री से इंतजार किया है और मुझसे भी ज्यादा तुमने किया है। अरे नहीं, ये पागल आदमी तो मेरे पास आ रहा है और मैं इसके साथ ये सब नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इसे? लात मार दूं क्या? नहीं नहीं, बेचारी को चोट वोट लग जाएगी। और अब मैं करूं तो क्या करूं? कम ऑन बेबी, लेट्स डू इट। दूर हो जाओ पार्थ। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो आंचल? और क्या हो गया है तुम्हें? जब से मैं बेंगलोर से वापस आया हूँ तुम मुझे अपने पास आने ही नहीं देती। पहले तो हर रोज गालों पे पप्पी दिया करती थी, पर अब तो वो भी नहीं दे रही। और अब भी सुहागरात के समय ये सब। आखिर बात क्या है? आई एम रियली सॉरी पार्थ। मैं तुम्हारे एक्साइटमेंट को समझ सकती हूँ और मैं भी इन सब के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन रस्मों और रिवाजों के चलते तुम ये सब अभी नहीं कर सकते। मतलब? मतलब ये है कि माँ जी ने कहा है कि जब तक शादी को 20 दिन पूरे नहीं हो जाते तब तक हम रोमांस नहीं कर सकते, और अगर ये रस्म नहीं निभाई तो इसका बुरा असर हमारे शादीशुदा जीवन पर पड़ सकता है। ये भगवान, ये माँ और उसकी वहमी बातें। ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। आई नो पार्थ, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? जब हमने शादी में होने वाली हर एक छोटी से छोटी रस्म को निभाया है तो ये आखिरी रस्म भी तो हमें निभानी ही चाहिए ना। और वैसे भी हमारे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है ये सब करने के लिए। हाँ यार, तुम सही बोल रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने अरमानों को जिंदा रखूंगा और जल्द ही हमारी सुहागरात भी होगी। हाँ पार्थ। हे भगवान, आज तो मैं पाल पाल बच गई, वरना आज तो शामत ही आने वाली थी। आज तो मैंने इसे टाल दिया, लेकिन 20 दिनों के बाद मैं क्या करूंगी? तब इसे अपने पास आने से कैसे रोकूंगी मैं? खैर, तब का तब देखा जाएगा।
लेकिन अभी के लिए ये मुझसे दूर है और यही अच्छी बात है मेरे लिए। और अब तो मैं सुकून से सो पाऊंगी। फिर अगले दिन ये सारा खाना मैंने बनाया है। चखो और बताओ कैसा बना है ये खाना। चखो और बताओ। क्या बात है, तुम्हारी हिंदी इतनी शुद्ध कैसे हो गई? जब से मैं वापस आया हूँ तब से देख रहा हूँ तुम्हारी भाषा और बोलने चलने का तरीका सब कुछ एकदम बदला बदला सा लग रहा है। हाँ, तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। पर एक सेकेंड, तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं, फिर ये इतने सारे स्वादिष्ट पकवान तुमने कैसे बना लिए? आखिर ये जादुई चमत्कार कैसे हुआ? जब तुम बेंगलोर गए थे तभी मैंने खाना बनाना सीख लिया था। क्या? हाँ पार्थ, इतने कम समय में भी तुमने इतना सब सीख लिया। दैट्स क्रेजी यार। मैं तो हूँ ही प्रो, हर चीज आसानी से सीख लेती हूँ। तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ। अच्छा, अब चलो, ज्यादा चने के झाड़ पर मत चढ़ो। बस खाने की शक्ल ही देखी है, उसे खाकर नहीं देखा। जरा खाकर भी देखने दो कि आखिर तुमने क्या कांड किया है। ओह हेलो, मैंने कोई कांड नहीं किया है। सब कुछ एकदम अच्छा बना है। चखोगे तभी पता चल जाएगा कि आखिर क्या चीज है ये रिद्धि। रिद्धि? आई मीन क्या चीज है आंचल, यही कहना चाहती थी मैं। फिर तुमने अभी रिद्धि नाम क्यों लिया और लेते लेते रुक सी गई तुम? दरअसल आजकल मैं एक नई सीरीज देख रही हूँ ना, और उसकी लीड कैरेक्टर का नाम रिद्धि है, तो उसी का नाम मेरी जुबान पर बार बार आ जाता है। आज सुबह ही मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और तभी मैंने उसे भी गलती से रिद्धि कह दिया। क्या तुम भी आंचल सच में पागल हो? होंगी भी क्यों नहीं, आखिर तुम्हारी बीबी चहू वो तो है। वाह वाह वाह, क्या कमाल का खाना बनाया है तुमने। दिस इज माइंड ब्लोइंग यार। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा आंचल कि ये खाना तुमने ही बनाया है। मैंने ही बनाया है बाबा, अब तो विश्वास कर लो और मुझे कम समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और अब तो मैं खाना बनाना भी सीख गई हूँ। ग्रेट यार। और अब मुझे किसी भी स्टाफ को परेशान करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनसे भी बढ़िया खाना तो तुम ही बना लेती हो। और अब जब भी मुझे कुछ खाने की क्रेविंग होगी तब सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगा। डन पतिदेव, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगी। ये सब कहाँ से सीखती हो यार तुम? पर जो भी हो, तुम्हारा ये बदला बदला सा अवतार मजेदार है। उन दोनों की ये सारी बातें चंदन और मिथिला दूर से ही देख लेते हैं। चलो अच्छा है चंदन जी कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ मिथिला, मुझे तो इसी बात का डर था कि कहीं ये रिधिमा कोई रायता ना फैला दे, लेकिन धीरे धीरे ये सारा नाटक अच्छे से कर रही है। भगवान करे कि ये बस ऐसे ही नाटक करती रहे और कोई गड़बड़ ना कर दे। पर मुझे तो बस एक ही बात की चिंता सताई जा रही है। इस बात की चिंता? बस यही कि ये नाटक करते करते कहीं ये लड़की हमारे प्यार से सच में प्यार ना कर बैठे। नहीं मिथिला, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लड़की उस टाइप की है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है। आशा करती हूँ कि जैसा आप कह रहे हो वैसा ही हो। कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा। पर खैर, कोई बात नहीं, जो नीति दे दे हमें उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए और ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर ऐसे ही एक रोज, तुम्हें याद है ना आंचल कि अगले हफ्ते मेरा बर्थडे आने वाला है? क्या? अरे ये क्या, तुमने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया भला, जैसे कि तुम्हें ये बात पता ही ना हो। तुम्हें तारीख तो पता ही है ना? बताओ, कब है मेरा बर्थडे? वो दरअसल पार्थ, अरे नहीं, ट्विंकल ने मुझे ट्रेनिंग के दौरान सब बता दिया था। पता नहीं फिर भी मैं कैसे भूल गई। पर अब मैं इसे क्या जवाब दूं? कोई तुक्का भी नहीं लगा सकती। अगर गलत तारीख निकल गई तो इसे फालतू में मुझ पर शक हो जाएगा। हे भगवान, इस बार तो मैं पूरी तरह फंस गई हूँ। अब आगे क्या होगा
जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। डॉली की हाल ही में अंकुश के साथ शादी हुई होती है। उसके ससुराल में सास इरावती, ससुर कुलदीप, जेठ अभिजीत और जेठानी सोनम रहती है। एक रोज, बेबी, बताओ मुझे, लग रही हूं ना एकदम हॉटनेस की दुकान। हाँ बेबी, लग तो रही हो, मानना पड़ेगा। तुम और तुम्हारे ये बोल्ड वेस्टर्न कपड़े एकदम कमाल के रहते हैं। चलो, इसी बात पर मस्त रोमांस करते हैं। ओफो, हो गई तुम शुरू। अब क्या करूं, जिसकी बीवी ही इतनी खूबसूरत हो, वो पति खुद को रोके भी तो कैसे रोके मेरी जानी मन। डाली, माझी बुला रही है मुझे। आई माझी, एक मिनट। हाँ। अरे यार, ये माँ तो हमारा रोमांस शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। कोई बात नहीं बेबी, अब तो हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो चुके हैं, तो अब तो हम हर वक्त रोमांस कर सकते हैं। इसीलिए अपने जज्बातों को काबू में रखो और अभी मुझे अपनी बहू होने की ड्यूटी निभाने दो, ठीक है ना? अरे यार, अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन एक मिनट, तुम इन कपड़ों में जाओगी बाहर? अरे पागल वागल हो गई हो क्या? इतनी भी बेअक्ल नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह। मैं अच्छे से जानती हूँ कि अपने बेडरूम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए और बेडरूम के बाहर कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ये देखो, मेरा स्टाइलिश वार्डरोब मैंने आज सुबह ही सेट किया है। पता है तुम्हें, इसे सेट करने के लिए मुझे पूरे 3 घंटे लगे हैं। डॉली का वार्डरोब देखकर अंकुश एकदम चकित रह जाता है। वाओ डॉली, तुम्हारा वार्डरोब तो एकदम बढ़िया है। हर एक आउटफिट इतना अमेजिंग है कि बस पूछो ही मत। अरे कहाँ से लाती हो तुम ये सब? या फिर तुम्हारा कोई पर्सनल डिजाइनर है? अरे नहीं बाबा, मैं अपने कपड़े बहुत चुन चुन कर खरीदती हूँ और ये भी किसी हुनर से कम नहीं है। बहुत मेहनत का काम है। मैं अपने कपड़ों में इंडियन और वेस्टर्न दोनों का टच रखती हूँ। ग्रेट डॉली। अरे कहाँ रह गई बहू तू? आएगी भी या नहीं आने वाली? जी माँ जी, अभी आई। डॉली फटाफट तैयार होकर बाहर जाती है तो इरावती उसके कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाती है। क्या बात है डॉली, इन कपड़ों में तो तू बहुत अच्छी लग रही है। तुझे किसी की नजर ना लगे। थैंक यू सो मच माँ जी। और सॉरी, हाँ, वो मैं बाथरूम में थी ना, इसीलिए कमरे से बाहर आने में थोड़ी देरी हो गई। बताइए ना, क्या काम है? अरे कुछ नहीं बहू, बस तू अपनी जेठानी के साथ रसोई के काम शुरू कर दे। सोनम बेटा, इसे सब समझा दे और आज से तुम दोनों आपस में सोचकर घर के सारे काम बांट कर लेना। ठीक है माँ जी। आओ ना डॉली। फिर डॉली और सोनम दोनों आपस में अपने अपने काम बांट लेती हैं। फिर रसोई में काम करते समय, भाभी, आपको इन इंडियन आउटफिट में काम करते हुए अनकंफर्टेबल नहीं लगता क्या? मतलब, मेरा मतलब ये है कि आपको इन कपड़ों में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती? साड़ी, सूट, ये सब पहनकर तो मुझसे कोई काम ही नहीं हो पाता। इसीलिए मैं ज्यादातर वेस्टर्न कपड़े ही पहनती हूँ और इनमें सारे काम एकदम आराम से हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे इनमें जरा भी दिक्कत नहीं होती। और वैसे भी ये इंडियन कपड़े पहनना तो शान की बात है और मुझे वेस्टर्न कपड़े इतने अच्छे भी नहीं लगते। और एक घर की बहू होने के नाते मुझे ये कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, जमाना काफी बदल चुका है, इसीलिए आपको अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। नहीं डॉली, हर किसी की सोच अलग होती है। तुम्हें अगर इन वेस्टर्न कपड़ों में खुशी मिलती है तो तुम पहनो, लेकिन मैं तो अपने इन इंडियन कपड़ों में ही बहुत खुश हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे कपड़े पहनने में बहुत शर्म आती है। ओफो भाभी, अब इसमें कैसी शर्म? उल्टा ये कपड़े तो कितने अच्छे लगते हैं और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आप पूरे वेस्टर्न कपड़े ही पहनो। लेकिन देखो, मेरे कपड़ों में भी थोड़ा बहुत इंडियन टच है, तो आपको भी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए ना।
और रही बात ट्रेडिशनल कपड़ों की, तो वो तो मैं तीज त्योहारों पर पहनती ही रहती हूँ। फिर भी डॉली, मुझे ये सब इतना बिल्कुल नहीं पसंद। जाने दे डॉली बहू। अरे माझी आप। हाँ डॉली, और तू इस सोनम के पीछे मत लग, क्योंकि इसे मैंने कई बार कहा है कि अपने कपड़ों का स्टाइल बदल दे, लेकिन नहीं, ये मेरी एक नहीं सुनती। अरे अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन ये तो जवान है ना। लेकिन नहीं, इसे बस देसी कपड़े पहनना ही बहुत पसंद है। खैर, अब कोई किसी पर जोर जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकता है, इसीलिए मैंने भी इसे समझाना बंद कर दिया है। फिर एक दिन जब सोनम और डॉली दोनों खरीदारी करने गई होती हैं, तभी, वाओ भाभी, ये देखो, ये लाल फ्रॉक कितना प्यारा है ना। अगर मैं इसे पहनूंगी तब तो अंकुश एकदम लट्टू हो जाएगा मुझ पर। ये तुम कैसी बातें कर रही हो डॉली? देवर जी है वो मेरे, और तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए ये सब बातें मेरे सामने बिल्कुल मत करो। और ये क्या खरीद रही हो तुम? ये कपड़े कितने अभद्र हैं। अरे भाभी, क्या आप भी? अब हम दोनों बाहर आए हैं ना, तो आपको इतना शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि हम दोनों रिश्ते में देवरानी और जेठानी हैं, लेकिन हम दोनों सहेलियां भी तो हो सकती है ना। और सहेलियां तो ये सारी बातें खुल्लम खुल्ला कर सकती हैं, इसलिए आपको इतना हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप भी अपने लिए ऐसा ही एक फ्रॉक ले लो। देखना आप, अभिजीत भाई तो आपको इस फ्रॉक में देखकर एकदम फ्लैट हो जाएंगे। अरे चुप रहो, इतनी बेशर्म हो तुम। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अपनी खरीदारी तुम अकेली ही करती बैठो। अरे लेकिन भाभी, अरे रुकिए तो। सोनम बिना रुके वहां से चली जाती है। हद है यार, ये तो मेरी जेठानी नहीं सास बनती जा रही है। मेरी सास तो एकदम चिल है, लेकिन इस जेठानी का क्या करूं? ये तो हिटलर की फर्स्ट कॉपी लग रही है। फिर अगले कुछ दिनों तक सोनम डॉली से बात ही नहीं करती। फिर बाद में अपने आप ही ठीक हो जाती है। ये लो डॉली, तुम्हारे लिए मैंने ये प्याज की कचौरियाँ बनाई हैं। तुम्हें पसंद है ना? हाँ भाभी, थैंक यू सो मच। आप भी बैठो ना, हम दोनों साथ में खाएंगे। ठीक है डॉली, लेकिन भाभी, आपने मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों ली? अरे इसमें कैसी परेशानी? आज का मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि समय है तो तुम्हारे लिए कचौरियाँ बना देती हूँ। देवर जी को भी कचौरियाँ बहुत पसंद है, तो वो जब शाम में आएंगे तब मैं उन्हें भी बनाकर दे दूंगी। जरूर भाभी। वैसे भाभी, उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए ये सारी चीजें एकदम अलग और नई हैं, लेकिन आपको समय के साथ बदलना होगा भाभी, क्योंकि आज का ये युग काफी नया और बेबाक है। और मैं आपको वो फ्रॉक सिर्फ अभिजीत भाई के सामने ही पहनने के लिए कह रही थी, ना कि घर वालों के सामने। बस करो डॉली, उस विषय पर मुझे कोई बात नहीं करनी। हम खाने पर ही ध्यान देते हैं। चलो, अब जल्दी से बताओ, कैसी बनी है ये कचौरियाँ? ठीक है भाभी, अभी टेस्ट करके बताती हूँ। वाह भाभी, क्या माइंड ब्लोइंग कचौरियाँ बनाई है आपने। बहुत टेस्टी बनी है। शुक्रिया डॉली। ये लो, ये वाली चटनी भी लगाओ उस पर, और फिर टेस्ट करो। अब डॉली को देख देख कर सोनम का पति अभिजीत उससे कहता है, सोनम, तुम भी डॉली की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दो ना। वैसे कपड़े तुम पर भी बहुत सुंदर लगेंगे। मैंने उन्हें वेस्टर्न कपड़ों में कई बार देखा है, तो तुम क्यों नहीं पहनती? बेशर्म आदमी। डॉली और देवर जी के कमरे में झांकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने उनके कमरे में नहीं झांका। मैं तो ये कह रहा था कि वो जो कपड़े रोजाना पहनती है, वो कपड़े कितने अलग अलग और अनोखे स्टाइल के होते हैं। तो मैं उन्हीं कपड़ों की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे वो कपड़े पहनने में शर्म आती है, और मैं उस डॉली की तरह अपनी लाज शर्म नहीं छोड़ सकती। हे भगवान, तुम भी ना सोनम, ना जाने कब बदलोगी। अरे बाबा,
डॉली के कपड़े थोड़ी ना पूरी तरह वेस्टर्न रहते हैं। उनमें ट्रेडिशनल टच भी होता है, कभी डिजाइन में तो कभी पहनने के स्टाइल में। वो साड़ी भी एकदम अलग स्टाइल वाली पहनती है, दुपट्टा भी एकदम बेहतरीन तरीके से ओढ़ती है। अरे तुम्हें तो इतनी अच्छी और नए जमाने वाली देवरानी मिली है, लेकिन फिर भी तुम्हें बदलना ही नहीं है। बस करो अभिजीत, ज्यादा गुनगान मत गाओ उस टॉली के। माना कि वो उन कपड़ों में अच्छी लगती है, लेकिन मैं भी उससे कम नहीं लगती। मैं भी अपने इंडियन कपड़ों में बहुत सुंदर लगती हूँ, और मैं अपनी जड़ों को नहीं भूल सकती, और ना ही मैं किसी के कहने पर अपने पहनावे को बदल सकती हूँ। अब जाओ यहाँ से, और खबरदार, जो आगे से इस विषय पर बात करके मेरा दिमाग खराब किया तो। सोनम के चिल्लाने पर बेचारा अभिजीत चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर एक दिन जब घर पर मेहमान आने वाले होते हैं, तभी, ये लो डॉली, आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए तुम ये साड़ी ही पहनना। अरे नहीं भाभी, मैंने आज शाम को पहनने वाले कपड़े अलग से निकाल दिए हैं। देखिए तो, मैं इंडो वेस्टर्न साड़ी ही पहनने वाली हूँ। आपकी इस साड़ी के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं इतनी चमक धमक वाली साड़ी नहीं पहनती भाभी। बस करो डॉली, अरे कभी तो बड़ों का कहना मान लिया करो। जब देखो तब अपनी ही मनमानी करती रहती हूँ। पर भाभी, पर बर कुछ नहीं सुनना मुझे। और वैसे देखा जाए तो एक शादीशुदा सुहागन को शादी के बाद के शुरुआती महीनों में साड़ी ही पहननी चाहिए, लेकिन तुम्हें अपने ससुराल में हर तरह के कपड़े पहनने की आजादी मिली है, और तुम उस आजादी का पूरा फायदा उठा रही हो। लेकिन भाभी, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हो? वही तो, और किसने कहा कि तू घर की बड़ी है? अरे इस घर की बड़ी मैं हूँ, और अगर मुझे अपने बहू के वेस्टर्न कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो तुझे दिक्कत क्यों हो रही है? लेकिन माँ जी, मैं तो बस। चुप कर सोनम। और डॉली बेटा, तुझे जो पहनना है तो पहन, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। हीरावती का ये बर्ताव देखकर सोनम को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन जब अंकुश और डॉली दोनों घर पर अकेले होते हैं, तभी डॉली एक बहुत ही हॉट ड्रेस पहनकर अंकुश के सामने आती है। ओ माय गॉड बेबी, क्या लग रही हो तुम? अरे हार्ट अटैक दिलाने का इरादा है क्या? हार्ट अटैक आए तुम्हारे दुश्मनों को, पागल कहीं के। अरे मैं तो बस हमारे अकेले होने का मजा उठा रही हूँ, और ऐसे मौके जल्दी कहाँ मिलते हैं। और तुम्हें पता है, आज तो हम दोनों पूरा दिन अकेले हैं, इसीलिए पूरे घर में खुल्लम खुल्ला रोमांस कर सकते हैं। क्या बात है, लेकिन बेबी, बाकी घर वाले कब आने वाले हैं? वो तो सीधे शाम के 7 बजे के बाद ही आने वाले हैं, इसीलिए तुम टेंशन मत लो बेबी। लेकिन जैसे ही वो दोनों रोमांस करने जाते हैं, उतने में वहां पर सभी घर वाले दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। ओह नो, आप सब? माँ पापा, भाई भाभी, माफ कर दीजिए, वो हम दोनों। फिर डॉली तुरंत अपने कपड़े बदल कर आती हैं। माफ कर दीजिए हमें, हमें तो पता ही नहीं था कि आप सब लोग इतनी जल्दी आ जाओगे। अरे कितनी गलत बात है ये। अरे तुम दोनों को जो भी करना है वो अपने कमरे में करो ना, इस तरह से हॉल में करते हुए शर्म नहीं आती क्या? चुप रहे सोनम। अरे इन दोनों को क्या पता था कि हम यहाँ पर इतनी जल्दी आने वाले हैं? उल्टा माफी तो हमें इनसे मांगनी चाहिए। हीरावती ने बिल्कुल सही कहा, हम ही यहाँ पर बिना बताए आ गए। वो क्या है ना, जिस काम के लिए गए थे वो काम हो ही नहीं पाया, इसलिए हम लोग वक्त से जल्दी आ गए। लेकिन बच्चों, तुम दोनों जारी रहो, हम ही गलत समय पर आ गए। अरे नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप बैठिए ना, तब तक मैं आपके लिए चाय और नाश्ता बना कर लाती हूँ। ऐसे ही एक रोज, ये लो बच्चों, ये तुम चारों के हनीमून के टिकट से। तुम चारों कुल्लू मनाली जा रहे हो। क्या? थैंक यू सो मच पापा। थैंक्स पापा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पापा जी, हाल ही में शादी तो देवर जी और डॉली की हुई है, तो वो दोनों जाएंगे ना हनीमून पर?
हम दोनों उनके साथ कबाब में हड्डी बनकर क्यों जाए भला? देखो सोनम बहू, तुम दोनों तो हनीमून के लिए यही पास में ही गए थे, लेकिन इसी बहाने तुम दोनों कहीं दूर घूम आओगे। और मैंने तुम चारों के लिए एक बहुत ही सुंदर होटल बुक किया है। वाह पापा जी, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच पापा जी। यू आर मोस्ट वेलकम बच्चों। लेकिन अगर हम चारों हनीमून पर जाएंगे तो आप दोनों का ध्यान कौन रखेगा यहाँ पर? नहीं नहीं, मैं और अभिजीत यही रुक जाते हैं। क्या तो भी बहू, अरे हम दोनों इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं जो कुछ दिनों के लिए अपना ध्यान नहीं रख सके। तू चिंता मत कर, हम दोनों संभाल लेंगे अकेले। और तुम चारों हमारी चिंता भूल कर वहां जाकर खूब मौज करना और अच्छी अच्छी यादें बनाना। जी माँ, जरूर। और इस तरह से वो चारों हनीमून के लिए निकल जाते हैं। लेकिन सोनम को ये सब इतना पसंद नहीं आता। वो चारों मनाली पहुंच जाते हैं और वहां जाते ही, वाव, क्या अमेजिंग मौसम है यहाँ पर। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ये क्या भाभी, आपने तो मफलर, शॉल, स्वेटर, हैंड ग्लोव सब कुछ एक साथ ही पहन लिया। अरे उतारिए ये सब। आओ सुनो, जरा बाहर देखो, अभी थोड़ी सी धूप निकल आई है, तो ये बूढ़े लोगों की तरह ये सब ओढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कितना अजीब लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे जैसा रहना है मैं वैसे ही रहूंगी। हे भगवान। फिर जब वो सभी लोग बाहर घूमने जाते हैं तभी, ओफो डॉली, अरे कम से कम यहाँ ठंड में तो अपना बदन ढक लो। अगर ऐसे कपड़े पहनकर घूमोगी तो ठंड के कारण तुम बीमार पड़ जाओगी। क्या भाभी आप भी, यहाँ लोग ठंड का मजा लेने आते हैं, ना कि ठंड से बचने के लिए। और मैं यहाँ पर अपना बदन ढकने नहीं, बल्कि खुलकर एंजॉय करने आई हूँ। और मैं जो मर्जी चाहे वो पहन सकती हूँ। नो रोक टोक, जस्ट फन। आप भी आओ ना। और ये देखो, मैंने स्नोमैन बनाया है। तुम और तुम्हारा ये स्नोमैन दोनों भी एकदम बेवकूफ है। मैं तो चली रूम में हीटर के पास बैठने। क्या कहा? कुछ नहीं। इतना कहकर सोनम वहां से चली जाती है और डॉली अंकुश के साथ रूम में जमकर रोमांस करने लगती है। आइए मेहरबा, बैठिए जान जा, शौक से लीजिए जी इश्क की इम्तिहा। डॉली मेरी जान, मनाली में आकर तुमने तो एकदम मौसम जज्बात सब कुछ बदल दिए हैं। सच में यार, इस शॉर्ट नाइटी में तो तुम बहुत ही हॉट लग रही हो। अब सारा समय मेरी तारीफ करने में गवाओगे या फिर मेरे साथ एक रोमांटिक डांस भी करोगे? क्यों नहीं जाने मन, जरूर करूंगा। फिर वो दोनों साथ में कपल डांस करते हैं और अकेले रहने का पूरा मजा उठाते हैं। फिर अगली सुबह नींद से उठकर डॉली उसी शॉर्ट नाइटी में अपने रूम की बालकनी में जाकर खड़ी रहती है और ये सब नीचे खड़ी सोनम देख लेती है और वो उसके पास जाकर उसे खूब सुनाती है। ये क्या है डॉली, अपनी सारी अकल वकल तुम घर पर ही छोड़कर आई हो क्या? अरे इतनी शॉर्ट नाइटी पहनकर तुम बालकनी में खड़ी हो और ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ओफो भाभी, ये हमारी गली या मोहल्ला थोड़ी ना है जो मैं इन बातों पर इतना ध्यान दूं। और इट्स ओके ना, आप चिल करो। चिल विल गया तेल लेने। अरे यहाँ पर तुम्हारे जेठ भी आए हुए हैं, मैं भी हूँ यहाँ पर। कम से कम हम लोगों का तो लिहाज रखो। देखिए भाभी, इतना तो भाई भी नहीं सोचते जितना कि आप सोच रही हो। और हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, फिर ये सब देखते बैठे तो एंजॉय तो हम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्लीज भाभी, आप जरा चिल कीजिए। अरे पर डॉली सोनम की पूरी बात सुने बगैर ही वहां से चली जाती है। फिर बाद में, ये देखो सोनम, मैं तुम्हारे लिए ये शॉर्ट ड्रेस लेकर आया हूँ और इसे पहनकर तुम बहुत सुंदर लगोगे। अब वहां घर पर तो ये सारे कपड़े तुम नहीं पहन सकती ना, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारे और मेरे। इसलिए इन हसीन पलों का हमें पूरी तरह से मजा उठाना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो अभिजीत? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
मैं इतना छोटा ड्रेस हरगिज नहीं पहनूंगी। शर्म आती है मुझे। ओफो सोनम, अरे मेरे सामने क्या शर्माना। मैं तुम्हारा पति हूँ। कैसी बातें करती हो यार तुम। कभी तो मेरी बात भी मान लिया करो। नहीं अभिजीत, मैं अपने इंडियन कपड़ों में ही ठीक हूँ और ये सारे अभद्र कपड़े मुझे शोभा नहीं देते और ना ही मुझे ये सब पसंद है। इसलिए प्लीज मेरे पीछे तुम मत पड़ो। अरे यार, अच्छा ठीक है, छोड़ो। बेवजह ही हनीमून पर आ गए हम दोनों। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर निकल जाता। सच में सोनम, तुम तो एकदम बोरिंग हो। फिर रात में अंकुश और डॉली दोनों एक बाइक रेंट पर लेकर नाइट आउट के लिए जाते हैं और ये देखकर अभिजीत को बहुत बुरा लगता है। ये दोनों कितने मजे कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर हर समय बोर हो रहा है और ये सभी सोनम के कारण हो रहा है। ना जाने मेरी ही बीवी इतनी बोरिंग कैसे है। अभी तो रात के 10:30 बज रहे हैं और ये मैडम घोड़े बेचकर सो रही है। मुझे तो हनीमून वाली फीलिंग ही नहीं आ रही। सच में मेरा तो नसीब ही खराब है। फिर एक दिन जब वो चारों क्लब जाते हैं, तभी वहां पर सोनम को साड़ी में देखकर वो लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। अरे वो देखो, वो बहन जी साड़ी में क्लबिंग करने आई है। अरे दीदी, यहाँ कोई भजन कीर्तन नहीं होता, पार्टी होती है पार्टी। क्या आप भी दीदी। कितनी फनी लग रही है ना। भाई पति तो एकदम मॉडर्न है, फैमिली वाले भी है, लेकिन ये दीदी तो एकदम संस्कारी पीस लग रही है। एग्जैक्टली यार, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। उन दोनों की बातें सुनकर अभिजीत को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर बाद में होटल पहुंचने पर नीचे लॉबी में वो उसे खूब सुनाता है। 1000 बार कहा है कि अपनी ड्रेसिंग सेंस बदलो जरा, लेकिन नहीं, तुम मेरी कहाँ सुनने वाली हो। और आज तो तुमने हद ही कर दी। मुझे लगा कि डॉली की तरह तुमने क्लब में पहनने के लिए कुछ लाया होगा। वही तो, मुझे भी लगा कि भाभी चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आई हैं। अब आप क्लब में थोड़ी ना साड़ी पहनकर आ सकती हो। लेकिन भाभी, आपने तो आज वाकई में हद कर दी। आप में इतनी तो अकल होनी चाहिए थी ना कि आप क्लब में साड़ी के अलावा कुछ और पहन लो। अब हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर ये चुपचाप खड़ी है। मुझे तो तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है सोनम। ना जाने तुम कब सुधरोगी। अभिजीत बहुत कुछ कहकर वहां से कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन दोनों बहुएं वीडियो कॉल पर कुलदीप और इरावती से बात करती हैं। जी माँ जी, हमारा हनीमून तो एकदम मस्त चल रहा है। हाँ बेटा, वो तो दिख ही रहा है फोटोज में। और सोनम बेटा, तुम्हारा हनीमून कैसे चल रहा है? वो माँ जी, ठीक ही चल रहा है। अच्छा बच्चों, आज तुम्हारे टूरिस्ट गाइड तुम्हें एक बहुत ही दिव्य मंदिर में लेकर जाने वाले हैं, जो कुल्लू मनाली का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो वहां जाकर अच्छे से दर्शन ले लेना और अपनी मनोकामना मांग लेना। हाँ बच्चों, वो बड़ी ही मान्यता वाला मंदिर है, इसीलिए पूरे दिल से पूजा अर्चना करना वहां पर। ठीक है माँ जी पापा जी, हम लोग वहां पर जरूर जाएंगे। लेकिन आप दोनों को वहां कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? हाँ माँ जी, मैं भी आपको अभी वही पूछने वाली थी। अरे नहीं बाबा, हम दोनों यहाँ पर एकदम आराम से रह रहे हैं, इसीलिए तुम लोग हमारी चिंता मत करो और वहां के बचे कुछ दिन मजे से जी लो, क्योंकि ये सुनहरे पल वापस नहीं आने वाले। इसलिए जितना एंजॉय करना है अभी कर लो। वो तो है माँ जी, और हम सब यहाँ पर फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं और आप दोनों को भी हम चारों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टे रिलैक्स्ड। हाँ ठीक है बेटा। फिर वीडियो कॉल के बाद, देखो डॉली, आज हम सब मंदिर जाने वाले हैं, इसलिए वहां पर थोड़े ढंग के कपड़े पहनना, जो मंदिर में पहनने लायक हो, ना कि किसी पार्टी में पहनने लायक। ओ प्लीज भाभी, कपड़ों का ज्ञान तो आप मुझे दो ही मत, क्योंकि मुझे आपसे बेहतर पता है कि कहाँ पर कैसे कपड़े पहनकर जाया जाता है। और मैं आपकी तरह क्लब में साड़ी पहनकर नहीं जाती, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। आज तो मैं एकदम प्यारी सी इंडो वेस्टर्न कुर्ती पहनूंगी।
डॉली का ये करारा जवाब सुनकर सोनम की बोलती बंद रह जाती है। फिर मंदिर जाने के बाद, क्या बात है डॉली, तुम्हें इस तरह देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज सूरज कहाँ से उगा है? जो तुमने साड़ी पहनी है, वो भी इस जगह पर। इतना खुश मत हुई भाभी। मैंने तो ये साड़ी बस फोटोशूट के लिए पहनी है। अभी 5 मिनट बाद मैं इसे उतार कर चेंज करने वाली हूँ। क्या? हाँ भाभी, बॉलीवुड फिल्मों में देखा है मैंने। अक्सर हीरोइन ऐसी शिफॉन साड़ी पहनकर बर्फ में नाचती गाती रहती है। इसीलिए मैंने भी वही ट्रेंड फॉलो किया और ये फोटोशूट किया। है ना एकदम कूल आइडिया? हे भगवान! फिर बाद में, ये तुम क्या कह रही हो सोनम? अरे तुम्हें आइस स्पोर्ट और स्केटिंग करने के लिए कपड़े तो चेंज करने ही होंगे ना? हाँ भाभी, अब आप साड़ी में आइस स्पोर्ट तो नहीं कर सकती ना। ये देखो, मैंने भी जीन्स पहनी है आज। तो आप चाहो तो कुर्ती और लेगिंग पहन सकती हो भाभी। या फिर मेरे पास बहुत सारी जीन्स पड़ी हैं, तो आप उन्हीं में से कोई एक ले लो। ना बाबा ना, मुझे नहीं पहनने वो सारे कपड़े। ओह गॉड भाभी, अगर आप अपने कपड़े चेंज नहीं करोगी तो हमारे साथ आइस एक्टिविटीज कैसे कर पाओगी? जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं करना। तुम लोग ही जाओ। अरे ये क्या बात हुई भला? देखो सोनम, मनाली हमारे घर के पड़ोस में नहीं है, जो हम जब मन किया चले जाएंगे। अरे हम यहाँ पर मुश्किल से आए हैं, इसलिए प्लीज अपने ये नखरे बंद करो और चुपचाप चलो हमारे साथ। नहीं अभिजीत, मुझे नहीं करने अपने कपड़े चेंज। अभिजीत को सोनम पर फिर से गुस्सा आता है और वो तीनों आइस स्पोर्ट करने जाते हैं। वही सोनम साड़ी में बैठी रहती है। ऐसे ही 2 दिनों के बाद अचानक से डॉली के 3 से 4 कपड़े गायब हो जाते हैं। तभी वो कपड़े उसे सोनम के पास मिलते हैं। सच सच बताना भाभी, आप मेरे कपड़े ट्राई कर रही हो ना? हाँ डॉली, अब जब सच तुम्हारे सामने आ ही गया है तो मैं तुमसे और क्या ही छुपाऊं। माफ कर दो मुझे। मैंने ही तुम्हारे सूटकेस में से ये कपड़े लिए थे। और सच कहूं तो मुझे भी ये कपड़े अच्छे लगने लगे हैं। इनमें मुझे घुटन महसूस बिल्कुल नहीं होती। आजादी सी लग रही है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडियन कपड़ों में वो सब महसूस नहीं होता। लेकिन ये कपड़े भी खराब नहीं हैं। क्या? लेकिन आप तो इन कपड़ों के एकदम खिलाफ थी ना भाभी। फिर अचानक से ये बदलाव कैसे आया आप में? खिलाफ थी डॉली, लेकिन वो बस बाहर से ही था। अंदर से तो मुझे भी इन्हें एक बार पहनने की इच्छा होती थी और इसीलिए मैंने तुम्हारे कपड़ों में से कुछ कपड़े चुरा लिए और इन्हें पहन कर भी देखा। और सच कहूं तो मैं ही बेवकूफ थी जो इन्हें पहनने से शर्माती थी। लेकिन आज खुद को इन कपड़ों में देखकर एक अलग ही खुशी महसूस हो रही है। वो शर्मिंदगी वगैरह वो सब तो मेरे मन का विचार था, लेकिन अब मैंने उन विचारों को अपने मन से निकाल दिया है। क्या बात है भाभी, आखिरकार आपने खुद में बदलाव ला ही लिया और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है भाभी, क्योंकि मैं आपको पूरी तरह समझ सकती हूँ। शुक्रिया डॉली। और भाभी, हमें जो अच्छा लगता है वो पहनना चाहिए, लेकिन हाँ, ये ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि हम वो कपड़े कहाँ और किसके सामने पहन रहे हैं, जैसे कि मैं पहनती हूँ। हाँ डॉली, ये बात अब मुझे भी समझ आ चुकी है और अब से मैं तुम्हारी तरह ही कपड़े पहनूंगी, इंडियन और वेस्टर्न का मेल करके। तुम्हारे कपड़े तो बहुत ही स्टाइलिश होते हैं डॉली, लेकिन तुम मुझे मदद करोगे ना? मुझे मेरा फैशन पूरी तरह से बदलना है। बिल्कुल भाभी, और ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? मैं आपका ऐसा मेकओवर करूंगी कि लोग तो आपको देखते ही रह जाएंगे। आखिर आप भाभी हो मेरी, तो इतना तो बनता ही है ना। थैंक यू सो मच डॉली। वैसे सच कहूँ भाभी, तो आप इन कपड़ों में मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। दोनों देवरानी और जेठानी एक दूसरे के गले लगती हैं और फिर बाद में सोनम एकदम प्यारा सा आउटफिट पहनकर अभिजीत के सामने जाती है और उसे देखकर अभिजीत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? तुम
तुम वाकई में मेरी बेबी सोनम ही हो ना? हाँ अभिजीत, मैं सोनम ही हूँ। क्या बात है सोनम, तुम इस ड्रेस में एकदम कमाल की लग रही हो यार। लेकिन ये बदलाव कैसे आया? वो दरअसल फिर सोनम अभिजीत को सब कुछ बताती है। माफ करना अभिजीत, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया, तुम्हें कई मौकों पर शर्मिंदा भी किया, लेकिन अब और नहीं। अरे नहीं सोनम, तुम माफी मत मांगो। मैं तुम्हें पूरी तरह समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए साड़ी से निकलकर इस अवतार में आना कितना मुश्किल रहा होगा, और ये सब हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन अंत में तुम्हारी सोच बदली और तुमने अपने आप में इतना बदलाव लाया, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लव यू सोनम। लव यू टू अभिजीत। फिर वो दोनों हनीमून के बचे हुए दिनों में जी भरकर मजे करते हैं, और अब सोनम हमेशा के लिए अपना फैशन स्टाइल बदल देती है।